हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं राधेश्याम केवट आप सभी का अपने हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरए पेपर 1 के हमने जो प्रारंभ किया है बैच उदय पथ 1.0 की पहली क्लास पेपर 1 की यूनिट आईसीटी के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे आईसीटी, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा लगभग 2-5 मिनट में यूजीसी नेट जेआरए पेपर 1 की सभी यूनिट्सों को देख लेते हैं। कौन कौन सी यूनिट आपसे पूछी जाती है पेपर 1 में, हमको कौन कौन सी यूनिटों पर या किस प्रकार के विषय पर हमको काम करना पड़ता है। तो आपकी देखिए यूनिट नंबर 1 आपकी मैं यहां से लिख देता हूं। यूनिट नंबर 1 होगी आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट नंबर 2 रहेगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर रहेगी आपकी एक यूनिट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक यूनिट रहेगी आपकी कम्युनिकेशन। एक यूनिट रहेगी आपकी डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए क्रम ऊपर नीचे हो सकता है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई, ये आपकी कैलकुलेशन वाली यूनिट है। फिर एक यूनिट रहेगी आपकी फिर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर। एक यूनिट रहेगी आपकी आईसीटी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम प्रारंभ करेंगे। क्लियर। अभी और हम आईसीटी का पूरा किन किन टॉपिकों पे काम करेंगे वो सब भी देख लेंगे। पहले आपको 10 के 10 यूनिट में बता देता हूं। ये 10 यूनिट हमने बैच उदय पथ 1.0 के साथ कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी। बस आप निश्चिंत रहिएगा, जुड़े रहिएगा राधेश पाठशाला के साथ। एक यूनिट रहती है हमारी एक मिनट, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। यूनिट 10 है आपकी हायर एजुकेशन। यूनिट 9 है आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 9। एक है आपकी आईसीटी मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। एक कौन सी यूनिट रह गई है? हाँ, एक रह गई आपकी लॉजिकल रीजनिंग। मैंने रीजनिंग यहाँ लिखा तो मुझे लगा लॉजिकल रीजनिंग लिख दी है। तो ये आपकी 10 की 10 यूनिट है, जो इसमें आपको एक इंडियन लॉजिक भी पढ़ना पड़ता है इस यूनिट के अंतर्गत। इंडियन एंड वेस्टर्न लॉजिक का यूनिट है, तो समझने वाली चीज है यहाँ से। तो ये आपका पेपर 1 की पूरी 10 की 10 यूनिट है, जिसको हम बैच उदय पथ के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। किस दृष्टिकोण से? दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के दृष्टिकोण से हम अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बैच का नाम क्या है मैं आपको फिर बता देता हूं। बैच का नाम है आपका उदय पथ जीवी। उदय यानी एक शुरुआत करना, प्रारंभ होना। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के साथ जब पुनः अगले दिन उदय होता है तो एक नई रोशनी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ प्रारंभ होता है, उसी प्रकार हम भी अपना ये पहला बैच राधेश पाठशाला पे प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम उदय पथ रखा है। पथ यानी कि मार्गदर्शक या मार्ग या रास्ता, उसको हम पथ कहा जाता है। यानी एक सही रास्ते के लिए हम आगे बढ़ेंगे उदय पथ 1.0 के साथ। ये हमारा बैच है, तो इसको जुड़िए। नोट्स कहाँ मिलेंगे तो मैं इसके लिए बता देता हूं आपको।
राधे एस पाठशाला टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड मिल जाएंगे क्लास खत्म होने के एक दिन बाद। क्लियर? तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाया करेंगे आपके, निश्चिंत रहिए। और ये आपको यहाँ क्लासेस लाइव आपकी चलेंगी यूट्यूब पर ही। क्लियर? तो ये सारी आपकी बैच उदयवन है, यहाँ से आपको तैयारी करना है। अब हम बढ़ते हैं आपकी आईसीटी। अब हम बढ़ते हैं आईसीटी के साथ। तो अब हम करते हैं अपना आईसीटी प्रारंभ। देख सबसे पहले देख लेते हैं हम आईसीटी में हमको क्या क्या पढ़ना है। और जो विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो जुड़ नहीं पाए, वो जुड़ लीजिए, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन, यदि कभी क्लास लेट होती है, डिले होती है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। देखो वैसे तो ऐसा कभी दिन आएगा नहीं कि मैं आपकी क्लास मिस करूंगा, परंतु ये भी कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो फिर हो सकता है कि जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कोई भी क्राइसिस आ गया अचानक से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो उसके लिए आप राधेश पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, तो आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो हम पहली क्लास प्रारंभ करेंगे हमारी आईसीटी। तो पहली यूनिट हम जो कर रहे हैं इसका नाम, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल ही गया मैं आपको, मेरी क्लास में आप बैठ रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको नोट करना पड़ेगा हर एक चीज। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो सक्रिय रूप से भागीदारी देता है, निष्क्रिय रूप से नहीं। मुझे एक्टिव लर्निंग चाहिए आप लोगों से बस, क्योंकि मैं यदि अपना 100% दूंगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी आपका 200% दें, तब कहीं जाके हम एक अच्छा स्कोर पेपर 1 में लेकर आ पाएंगे, 40+ मार्क्स आप लेकर आ पाएंगे, ये मैं निश्चिंत आपसे कह सकता हूँ। लेकिन वो तभी आएगा जब आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे और मैं अपना 100% आपको दे पाऊंगा, तभी जाके हम वो स्कोर लेकर आ पाएंगे, वरना हम ज़्यादा क्वालिफाई से बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ मूक दर्शक की भूमिका में मत रहना, एक सक्रिय विद्यार्थी की भूमिका में रहना और अपना दायित्व का अच्छे से निर्वहन करना। तो पहली जो यूनिट है हमारी वो है हमारी आईसीटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। लिख लीजिए, अगर मैं लिख रहा हूं ना तो आप भी लिखते रहा करें समझ के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये है आपकी पहली यूनिट। हिंदी में भी लिख देता हूं आपको, इसको हम बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी, ये है आपकी पहली यूनिट जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके इस पाठ्यक्रम की। तो ये है आपकी पहली यूनिट। अब देखिए इसमें दो चीज लिखी है सिलेबस में, एक लिखी है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी हम इंफॉर्मेशन, अब देखिए ये दो चीज, इसको दो भाग में देखिए आप, एक है आपका सूचना एवं संचार और एक है आपका टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। संचार, सूचना और संचार का माध्यम यानी संप्रेषण, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, एक दूसरे से। यदि मैं आपसे किसी माध्यम से जुड़ा हूं तो ये क्या संचार का एक माध्यम है। अब इसका माध्यम क्या होगा, मोबाइल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, मेरी आवाज इस माइक के माध्यम से, एक माइक के माध्यम से कैमरे में, या मेरे पास जो भी संसाधन है, आपके पास मोबाइल है, आप मुझे मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में देख रहे होंगे, सुन रहे हो, तो ये क्या, ये संप्रेषण यानी संचार हो रहा हमारा एक दूसरे के साथ। मैं आपके सामने नहीं हूं लेकिन मैं आपसे वर्चुअली वार्तालाप कर सकता हूं। सूचना यानी क्या, इंफॉर्मेशन, तो मैं आपके लिए क्या सूचना दे रहा हूं, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं आईसीटी की। ये होता है सूचना संचार माध्यम में। और भी जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, इनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। आपके जितने भी मीडिया हो गया, मास मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, ये सब क्या सूचना के साधन होते हैं। क्लियर? तो और डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीजों को, निश्चिंत रहिए, धैर्य बनाए रखें, आराम से एक एक चीजों को समझते रहें। और सबसे पहले जो आपने पहले पढ़ा उसको डिलीट करके, वो मतलब नहीं है, जो गलत पढ़ा है, जो गलत तरीके से यदि आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, एक एक चीजों को समझेंगे। हो सकता है आपको जानकारी होगी पहले से, नॉलेज होगा, परंतु एक एक करके जब चीजें की जब लिंक बनेगी ना आगे, जब सिलेबस के सभी यूनिट्सों के साथ, सभी पॉइंट्सों के साथ जब पॉइंट से पॉइंट मिलेंगे, तब जाके कहीं हम चीजें समझ में आसानी से होगी। जब दिल से दिल मिलते हैं तो एक, खैर आते हैं वापस भावनाओं में बह जाएंगे वरना ज्यादा। तो आईसीटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ये देख लेते हैं। क्लियर?
सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईसीटी में, अभी हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का विकास लिख लीजिए, ये लिखना है। ये पहले पेज पे आईसीटी की यूनिट जहां डाली है ना, पहले पेज पे लिख लीजिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि पता चलेगा हमको कितना पढ़ना है। जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा हमेशा कंप्यूटर का विकास। ये हम पहला हमारा टॉपिक है जो हम आज से प्रारंभ करेंगे। क्लियर? देन कंप्यूटर विकास के बाद हम इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर की सभी जनरेशन्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन है। जनरेशन पढ़ने के बाद हम कंप्यूटर के हार्डवेयर्स भी पढ़ेंगे, सॉरी वो अलग यूनिट है। जनरेशन कंप्यूटर की जो हमारी जितनी भी जनरेशन है कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे, भारत में कंप्यूटर्स के विकास में किस तरह का एक क्रम रहा है, कौन से अभी सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये सारी छोटे छोटे फैक्ट हैं, वो अब आज ही हम ये सब देख लेंगे पहले यूनिट्स में। क्लियर? और इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखिए, ये नोट करते चलना, मैं जो जो आपको लिखवा रहा हूं ये सारी चीजें मुझे लिखी हुई चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस। क्लियर? बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस, इनको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सेम ही लिखना। ठीक है, आउटपुट इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या, देखिए एक बता देता हूं, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि हमको हिंदी में ही पेपर 1 पढ़, आप पेपर 2 आपकी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आपको दी आसानी उसमें नहीं आती दिक्कत। पेपर 2 में मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, लेकिन पेपर 1 आप दोनों ही लैंग्वेज, देखिए मैं भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में चीजें लिखवा रहा हूँ। जहां जहां मैं लिखवा हूँ ना, एक आपके लिए वोकेबलरी बनाते चलिए साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों की। जहां प्रॉब्लम आती है जिन शब्दों को लेकर, हिंदी के जो शब्द अगर वो जटिल लगते हैं या इंग्लिश के कुछ शब्द जटिल लगते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे निश्चित रूप से। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज पे काम करना है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 का ट्रांसलेशन होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम आती है पेपर 1 में। और जिनकी बहुत अच्छी होती है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, वो हमारी नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में भी नहीं है, किताबी भाषा में बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वर्ड्स को आप हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे वो शब्द आपके प्रचलन में नहीं होते, इस वजह से आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आता, और जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उसका आप आंसर कैसे कर पाएंगे सही। तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों को ही हमको साथ में चलना है। इसलिए मैं कहता हूँ पेपर 1 हमेशा बाइलिंगुअल ही पढ़ना है, हिंदी माध्यम। इंग्लिश वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कहता हूँ कुछ, मैं वाकई में ये बात मानता हूँ, इंग्लिश के कुछ जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो हिंदी से कहीं अच्छे लगते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं, याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस के बाद इसमें हम पेरिफेरल डिवाइस भी हम देख लेंगे ना। पेरिफेरल जो परिधीय पेरिफेरल डिवाइस, ये क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस पढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑप्शन देते थे, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, टाइप से पूछ लेंगे। कंप्यूटर के ऑप्शन दे दिया आपने, एक परिभाषा दी थी, अब ये पूछ ले कि ये किस प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता है, तो ऑप्शन में हमको टिक करना होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम आएंगे आपके पास सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंप्यूटर हार्डवेयर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत हम सीपीयू पढ़ेंगे और जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं। बेसिकली ये जो है ना आपका आउटपुट इनपुट डिवाइस, ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर से ही होते हैं, लेकिन हम देख लेंगे, है ना, पर ये तो पता होना चाहिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे तो फिर हम इसमें अंदर घुसेंगे मेमोरी यूनिट में बहुत सारी, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मेमोरी। ये अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें रहे। मेमोरी के अंदर हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, जितनी भी मेमोरी के टाइप्स होते हैं सारी मेमोरीज हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे
साइबर क्राइम या साइबर अपराध, इसके अंदर डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। जितने भी मालवेयर है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरस हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वायरस। तो ये सब क्या है, ये साइबर अपराध के ही पार्ट होते हैं। हैकर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैकर्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैकर्स, क्लियर। और क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इसमें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क, नेटवर्क कौन से, जिसमें आपका लेन आ जाएगा, बेन एंड पेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन एरिया नेटवर्क। तो इस यूनिट में हम सारे नेटवर्क देख लेंगे, वाईफाई वगैरह भी हम इसी में देख लेंगे, क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे आपके पास ब्राउजर, वेब ब्राउजर है ना, पूरा लिख देता हूं मैं, वेब ब्राउजर, जिसमें आ जाएगा आपका 1.0, 2.0 एंड 3.0 के जिस ब्राउजर पे हम काम करते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये पहले ही पढ़ लेंगे हम यहाँ पर ही, पर थोड़ा वो नंबर देखिए ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है पर हमको पढ़ना इतना ही है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें हमको बहुत सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे, क्लियर। ये सब नोट करते चलना, खाली मुख दर्शक मत बन के बैठना, ताकि पता चले कितना पढ़ना है, कोई चीज छूटे ना। अगर कुछ चीज अगर अभी रह भी जाएंगी तो बिल्कुल जब हमारी क्लास एंड होंगी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट यदि टॉपिक होंगे तो उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, पर मेजरली मेनली हमको इतना तो पढ़ना ही है। और देख लेते क्या रह गया, वायरस हो गया आपके पास, मेलवेयर्स हो गया आपके, आईपी एड्रेस हम पढ़ेंगे, क्लियर। आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, आईपी एंड मैक एड्रेस, ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको पढ़ने में। लेकिन जैसे कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके, टाइप्स ऑफ वायरस, मालवेयर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स, ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, मेमोरीज बड़े टॉपिक है, इनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, क्लियर। एक पढ़ेंगे हम डोमेन नेम, नोट करते जाना ये सारी चीजें, फिर मुझसे मत के ना बाद में कुछ अगर चीजें छूट जाए तो। यूआरएल पढ़ेंगे, जब डोमेन पढ़ेंगे तो इसी में हम यूआरएल भी देख लेंगे, क्लियर। यूआरएल देख लेंगे, वेबसाइट देख लेंगे, ठीक है। और एक सर्च इंजन भी हम पढ़ेंगे, सर्च इंजन हम देख लेंगे, ठीक है। नेटवर्क आपको बता दिया मैंने, वेब ब्राउजर आपको बता दिए, हैकर्स के टाइप बताओ। ये आपका मेजरली जो मेन आपको जो पाठ्यक्रम है यूनिट नंबर बन, देखिए अब इसमें बहुत सारी चीजें उसमें सिलेबस में नहीं लिखी हैं, लेकिन हमने जब सिलेबस को तोड़ा है, जब उसको एक एक चीजें निकाली तो हमको इतनी सारी चीजें हमारी यूनिट नंबर 7 आपकी आईसीटी जो है इसमें हमको पढ़ने को मिलती है। समझ में आ रहा है इतना विद्यार्थी आपको? तो ये सारी चीजें आपको यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आया यहाँ तक? नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का समय है नोट करने के लिए, सारी चीजें आपको नोट कर लीजिए सारी चीजों को। तो ये आपकी जो यूनिट नंबर है ना, ये आपकी आएगी यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब जिसमें हम क्या पढ़ने वाले, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के टाइप्स इसके अंदर पढ़ ली जाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स भी हम इसके अंदर पढ़ लेंगे, अभी कुछ फैक्ट्स देख लेंगे उससे रिलेटेड। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कितने होते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं जिससे मिलकर कंप्यूटर एक पूरी तरीके से कार्य करता है, तो वो सारे के सारे हार्डवेयर हम अपनी इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। मेमोरीज पढ़ेंगे, मेमोरीज की कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी मेमोरीज होती है, मेमोरीज का क्या रोल होता है, किस तरह से मेमोरीज काम करती हैं, कौन कौन सी मेमोरी किस किस डिवाइस के लिए यूज भी की जाती हैं, ये भी हम देखेंगे, क्लियर। जैसे कि एक फ्लैश मेमोरी है तो ये वॉशिंग मशीन में यूज होती है, फ्लैश का मतलब चीजों को याद रखने वाली है, बताएंगे जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, ठीक है, ये सब साइबर अपराध के टॉपिक हैं, ठीक है, क्लियर। साइबर क्राइम या साइबर अपराध, साइबर अपराध जब हम पढ़ेंगे ना, हाँ एक और रह गया आपके पास, एक और हमको पढ़ना पड़ेगा, सबसे अंत में हम पढ़ेंगे एथिक्स वाला पार्ट, ठीक है, नैतिकता, एक आपका है नैतिकता या एथिकल जो पार्ट है
तो नैतिकता में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, लिखा हुआ है तो पूछा जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ वायरस हम पढ़ेंगे साइबर अपराध में, ये भी साइबर अपराध का ही पार्ट है, हैकर्स वाला, ठीक है, साइबर क्राइम का ही ये पार्ट है। नंबर सिस्टम, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जा नहीं समझ में आता हमको, इसलिए पढ़ना सब कुछ है। ये मत सोचना कि बस मेमोरी से क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ किसी किसी शिफ्ट में मेमोरी से क्वेश्चन ही नहीं आते, अब क्या करेंगे आप, सिर्फ मेमोरी पढ़ के तो आप आईसीटी में 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी पॉइंट जितने भी हैं, जो भी कुछ नए नए टॉपिक्स पूछे जाते हैं नए, उनको हम सबसे, जब क्लास लास्ट में हमारी पूरी एंड हो जाएंगी तो कितने लेक्चर हम कंप्लीट में कर पाएंगे, तो देखिए लगभग 15 से 20 लेक्चर के आसपास, या इससे लगभग हम कोशिश करेंगे 15 लेक्चर में आपका पूरा आईसीटी कंप्लीट हो जाए। बाकी जितना समय लगेगा तो वो लग सकता है, क्योंकि यहाँ जो नंबर सिस्टम है ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका, ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, इस यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम सारे डिजिट भी देख लेंगे, मेमोरी यूनिट्स भी, हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट्स। क्लियर, छोटा टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स, लिख लीजिए आप, मेमोरी यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका यूनिट नंबर 8 आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम कह लीजिए, या हमारा शेड्यूल ये है, या हमारा इतना हमको पढ़ना, बस ये आप समझ लीजिए। तो सभी ने नोट कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, करना जरूर है लेकिन ये, ताकि पता तो चले हमें पढ़ना है क्या, वरना फिर कहोगे सर हम इतना सा पढ़ा था हमने देखा नहीं था और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप मुझे भला बुरा कहोगे। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से एक एक चीजों को नोट करते हुए जाना। अब हम बढ़ते हैं आगे। बैच उदय पथ का प्रारंभ आज से हो रहा है, तो जो लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन जरूरतमंदों को आवश्यकता है यूजीसी नेट पेपर 1 को अच्छे से समझना चाहते हैं, खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, तो उनके लिए तो राधेश पाठशाला तक पहुंच बना ही देना आप लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले टॉपिक से, कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर जिनकी जनरेशन कौन कौन सी थी, फिर मैं इसके कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स आपको बता दूंगा, तो आप देख लेना। कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं जितने भी हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे हम एक रैंकिंग देते जाएंगे, तो इसमें आप नोट कर लीजिए, लगभग 4 स्टार दे लीजिए, मैं तो 5 ही दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो क्रोनोलॉजी में दे देते हैं, कुछ इसकी परिभाषा दे देते हैं, पूछते हैं कि फिर ये बताइए किस जनरेशन से संबंध रखती है ये परिभाषा, तो फिर आपको अगर पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फर्स्ट जनरेशन से है, सेकंड जनरेशन। तो नॉर्मली हम कंप्यूटर के में 5 पीढ़ियां पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख देता हूं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा इसको। चलिए लिख ही देता हूं यार, प्रथम पीढ़ी, खुश प्रथम पीढ़ी, तो ये है आपकी कंप्यूटर की पहली जनरेशन या प्रथम पीढ़ी हम जिसको कहेंगे। अब ये देखिएगा, सबसे पहले इसकी ईयर याद कर लेना, क्या समय था इसका समय था 1940 से। नोट करना ये वाली चीजें अच्छे से, खाली मत बैठे रहना, जो पेन कापी आपने उठाई है ना उसी में सब ये सारी की सारी आपको चीजें नोट करना। 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन, कहो तो सेकंड लिखवा दूं यहीं पे, चलिए जगह बच जाएगी, मैं पीढ़ी काट दूंगा इसमें से, मेरे पास थोड़ी सी। फर्स्ट जनरेशन, फिर आती है आपकी सेकंड जनरेशन, नोट करते चलना बस, पहली आप सबसे रिक्वेस्ट यही है मेरी। थर्ड जनरेशन,
क्योंकि जब पीडीएफ मिलेगा हो सकता है समय लग जाए नोट्स देने में आपको, पर कम से कम आपका जो हार्ड मटेरियल, क्योंकि लिखने से चीजें अच्छे याद रहती हैं आपको, जब आप खुद से लिखते हैं ना तो आपको पता चलता है, जब एग्जाम पेपर में बैठेंगे वहां यार मैंने इस विषय में कुछ लिखा था, याद आएगा, फिर तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां पे हिंट करेगा। इसलिए लिखना एक अच्छी आदत होती है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और अपनी लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, यानी 5वीं जो पीढ़ी है आपकी। तो ये कंप्यूटर की आपकी 5 पीढ़ियां हैं। इन पीढ़ियों से बहुत प्रश्न आते हैं, समझना पड़ेगा कैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का आपका विकास हुआ, इन सब में हम सब समझने वाले हैं। क्लियर? पहली पीढ़ी कौन सी बताई मैंने आपको, फर्स्ट जनरेशन में हम समझ लेते क्या हुआ। समय बता देता हूं पहले सभी जनरेशन का आपको। फर्स्ट जनरेशन का समय था 1940 से 1956, सेकंड का स्टार्ट हुआ है आपका 1956 से, यानी 1956 से 1963, तो ये आपका समय था। फिर आपका जो थर्ड जनरेशन है इसका समय था 1964 से 1971, 1964 से 1971, और ये 1971 से वर्तमान में चल ही रहा है अभी तक का। ठीक है, 1971 से वर्तमान यानी करंट टाइम तक, और ये भी कुछ यूज इसका होने लगा है इसमें भी, और ये आपकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपकी यही टेक्नोलॉजी बनने वाली है कुल मिला के। तो ये ईयर अच्छे से याद कर लेना, आपके पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे इस ईयर के बारे में पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था, सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था। अब देखिए प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट आने वाला है वो ही है, तो इस जनरेशन में किस चीज का यूज करके हम टेक्नोलॉजी पे काम किया करते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, इसमें हम करते थे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। नोट करें, वैक्यूम ट्यूब। अब इसको हिंदी में वैक्यूम ट्यूब ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी इसको वैक्यूम ट्यूब ही बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो उसकी जो प्रौद्योगिकी थी वो किस पर कार्य करती थी, तो वो था वैक्यूम ट्यूब के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर नॉर्मली बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। हम जानते हैं कि पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो कैलकुलेशन के लिए बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती थी, और आज तो हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही अगर देखा जाए पूरी तरीके से, तो कोई भी अंतर नहीं है उसको। वो बहुत ज्यादा हमने माइक्रो कंप्यूटर जिसको कह सकते हो आप, माइक्रो कंप्यूटर आपका मोबाइल का एक एग्जांपल ही है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। तो वैक्यूम ट्यूब आपका पहला था। सेकेंड जनरेशन में किस चीज का उपयोग हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में हुआ है आपका ट्रांजिस्टर। फिर जब ट्रांजिस्टर का जब विकास हुआ तो इसका यूज करके इसको और ज्यादा इसकी कार्यबल जो क्षमता थी, इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी या क्षमता थी, उसको बढ़ाया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। नोट करें। थर्ड, 1964 से 1961 में का जो समय था, इस समय जो कंप्यूटर का जो लेवल था वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आने लगे थे, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आने लगे थे। तो इसमें किस चीज का उपयोग करके इसको बहुत ज्यादा कैपेबल बनाया, तो इसके लिए हमने यूज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स भी हम इसको कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हम इसमें करते थे। क्लियर? अब देखिए अभी जो हमारी जो जनरेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। यानी टेक्नोलॉजी के उस समय के साथ बहुत ज्यादा छोटी होती चली गई। ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर ये थोड़े छोटे कंप्यूटर बनने लगे, टेक्नोलॉजी स्पीड बढ़ने लगी, काम ज्यादा बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से समझना है इसको। जब आप 1940 से 56 में जाएंगे तो हम समझते हैं, सभी ने पढ़ा होगा कि पहले यूज नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, कुछ छोटे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, इन सब के लिए किया जाता था। फिर चीजें बढ़ती चली गई, फिर इसका उपयोग बढ़ता चला गया। देन अभी तो एआई का जमाना आ गया, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो मानव के जो कार्य थे, संचार के जो कार्य थे, बहुत ज्यादा आसान होते चले गए। तो आपकी जो 5वीं जो पीढ़ी है आपकी, इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? अब माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं, साथ में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं VLSI, VLSI या
ये दोनों रूप में पूछ सकता है प्रश्न, इसलिए दोनों ही नोट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर ही? इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सॉरी ये भी लिखवा दूंगा मैं, निश्चिंत रहे। पहले हम देख लेते हैं पांचवी पीढ़ी में हम क्या करते हैं। तो पांचवी पीढ़ी में आ गया आपका एआई। बिल्कुल अभी भी यूज होता है, एआई होने लगा, लेकिन अब फ्यूचर यही है आपका, एआई ही आपका फ्यूचर है। माइक्रो प्रोसेसर में और ज्यादा बढ़कर अब एआई पे काम करेंगे, और इसको हम कहते हैं यूएलएसआई। दिख रहा आपको यूएलएसआई? क्लियर? अब इसके फुल फॉर्म आपको लिखा देता हूं मैं। इसको हम बोलेंगे वेरी लार्ज स्केल इंडिकेटर, और ये होता है आपका अल्ट्रा लार्ज इंडिकेटर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंडिकेटर। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें, यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखिए 5 स्टार दिए। फर्स्ट जनरेशन का समय कितना, 1940 से 1956। यूज किस चीज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, तो वैक्यूम ट्यूब्स के आधार पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन का समय 1956 से 1963, 1956 से 1963। यूज किस चीज का हो रहा है, ट्रांजिस्टर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये समझना, समझ में आ रहा है ना, ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा है। थर्ड जनरेशन 1964 से 1961, किस चीज का यूज हुआ यहाँ पे यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप्स का। यानी अब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी हर एक अपने एरा के बाद बढ़ रहा है। ट्रांजिस्टर मिला, ट्रांजिस्टर के बाद हम इंटीग्रेटेड सर्किट छोटी चिप्स पे काम आ गए। ठीक है, 1971 तक। अभी हम किस चीज पे काम करें, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज करके, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके हमने इसको क्या कर दिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े स्केल पर इसको डेवलपमेंट करके इसके काम को बढ़ा दिया। जैसे अभी हम जिस पे काम करते, अभी हम जिस कंप्यूटर सिस्टम या जिस प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं वो ये है आपकी वर्तमान पीढ़ी। यानी अभी हम चौथी जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। कौन सी जनरेशन की, चौथी जनरेशन की, जब पूरी तरह से हम एआई पे शिफ्ट। और अभी भी एआई तो आने लगा है धीरे धीरे करके, एआई कंप्यूटर भी आने लगे, एआई डिजिटल पैनल आने लगे, एआई मोबाइल्स आने लगे, जिसमें एआई के फीचर सब आने लगे। यानी आने वाले 10 साल या 5 साल बाद हम पूरी तरीके से 5वीं जनरेशन पे शिफ्ट हो सकते हैं, याद रखना है ना। इस सर ने कहा हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हर समय लगता है। यहाँ देखिए कितना हमें यहाँ से पहुंचने में यहाँ कितने सालों का समय लगा है। तो इस हिसाब से हमको चीजें देखनी पड़ती है। तो ये थी आपकी एक इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इसकी हम देखते हैं मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती थी इसकी मेमोरी कितनी होती थी, ये देख लो। मेमोरी इसकी कैपेसिटी बहुत, क्योंकि इसका काम छोटा था, मेमोरी स्टोरेज ज्यादा कर नहीं सकते, तो ओनली इसकी 20 केबी के आसपास मेमोरी कैपेसिटी हुआ करती थी। कितनी होती थी विद्यार्थियों, 20 केबी। इसकी कैपेसिटी कितनी होती थी सेकेंड जनरेशन में? स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी बड़ी है, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पर पहुंचे हैं, जब ट्रांजिस्टर से पहुंचे तो ऑब्वियसली मेमोरी इंक्रीज हुई होगी। तो यहाँ पे हम पहुंच गए 128 केबी पे। आज तो हम जीबी से बात ही नहीं करते, 1 जीबी 2 जीबी 4 जीबी 256 जीबी। लेकिन यहाँ देख लो, शुरुआत हमेशा कम से ही होती है, 20 केबी से 128 केबी। देन आपकी जो थर्ड जनरेशन थे, यहाँ पे फिर स्वाभाविक है, अब कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, तो इस पे हम लगभग वन MIPS। पीएस का मतलब क्या होता है, MIPS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, 1 मिलियन यानी MIPS, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, ये इसकी कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता, इसकी ताकत हो गई यहाँ पर 1971 में। फिर आगे बढ़ के ये किसने पहुंचे, ये लगभग इससे तेज
अब इसका कोई वो नहीं है हमारे पास परफेक्ट डाटा, क्योंकि अभी हम जिस पे काम करते हैं ये बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी इससे तो फास्ट ही होगी, थर्ड जनरेशन से काफी फास्ट। और ये तो फिर आप एआई आ गया, तो चैट जीपीटी का भी आप यूज करते हो, तो आपको कुछ चीज बोलने, आप जैसी टाइप अगर 1000 वर्ड भी टाइप कर रहा है तो उसको आंसर देने में ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड ही लगते हैं आपके, उतने सब पढ़ने के बावजूद आपको सटीक आंसर दे देता है। तो समझ रहे हैं आप कैसी स्पीड बढ़ी है, कैसे टेक्नोलॉजी ने आपको, तो इसको हम कह सकते हैं वेरी फास्ट होगा यहाँ पे, वेरी फास्ट। ये इससे ज्यादा फास्ट मिल जाएगा आपको, क्लियर। तो ये आपकी मेमोरी कैपेसिटी कह लीजिए इसको, या फिर आप इसकी मेमोरी कैपेसिटी कह लीजिए, इसकी क्षमता कह लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु नोट करें। तो 3 चीजें समझ ली आपने, इतना समझ में आ रहा। जहां कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आता मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की नोट्स मिल ही जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ आप सबकी सुविधाओं के लिए, तो वहां से मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बकायदा भेज सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप के लिए, क्लियर। अब हम चलते हैं अगली चीज पर। स्पीड हमने समझ ही ली है इसकी, अब इसकी स्पीड कितनी होगी, सॉरी ये मैंने शायद स्पीड बता दी यहाँ पे, है ना। ओके, ये तो स्पीड होगी, चलिए इसको स्पीड ही रहने देते हैं फिर। यहाँ पे ये है ना आपकी स्पीड है ना, या जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, ये चलिए पॉइंट ले देते हैं 1 2 और ये 3, ये आपकी स्पीड क्या है प्रिय विद्यार्थियों, स्पीड। तो इसकी जो स्पीड थी ना 300 आईपीएस थी, लगभग ओनली 300 आईपीएस, यानी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपकी जब सेकेंड जनरेशन में आते हैं तो सेकेंड जनरेशन में ये बढ़ जाती है लगभग 300 से ऊपर, 300 प्लस आईपीएस जाती है, क्लियर। यहाँ पे फिर हम पहुंच जाते हैं 1 मिलियन पर इंस्ट्रक्शन स्पीड से, फिर और ये बढ़ती चली जाती है। अब हम देखते हैं इसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी। मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी नोट कीजिए, मैंने आपको इसमें पहले बताया था मेमोरी कैपेसिटी थी ओनली 20 केबी। सेकेंड जनरेशन में पहुंचते हैं तो यहां पड़ जाती 128 केबी। इसकी मेमोरी जो यानी कि कहते हैं ना भंडारण क्षमता जो थी, फर्स्ट जनरेशन के जो जितने भी कंप्यूटर्स होते थे उनकी जो भंडारण क्षमता थी वो थी मात्र 20 केबी। सेकेंड जनरेशन में 128 केबी, थर्ड जनरेशन में ये पहुंच जाते हैं लगभग 1 एमबी में पहुंच जाते हैं, 1 एमबी। 1 एमबी और किलोबाइट तो पता है ना या नहीं, केबी यानी किलोबाइट और एमबी यानी कि मेगाबाइट। लगभग कितने बाइट होते हैं, 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं ना। जब हम पढ़ेंगे और डिटेल से तो उसको, जब हम मेमोरी यूनिट्स पढ़ेंगे ना तो इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे, निश्चिंत रहें आप लोग। अभी बस इतना समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये फैक्ट बहुत याद करना पड़ेगा यार, आईसीटी में कोई विकल्प नहीं है आपके पास आईसीटी में फैक्ट याद करने के अलावा, बस इतना याद रखना, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सेमीकंडक्टर का यूज होता है, तो ऑब्वियसली हाई हो जाएगी, वेरी हाई कह लीजिए आप इसको, वेरी हाई कैपेसिटी। अब हर एक डिवाइस पे डिपेंड करेगा ना इसकी कैपेसिटी कितनी जाएगी। यहाँ पे तो आप अल्ट्रा लिख ही लीजिए, अल्ट्रा हाई कैपेसिटी, क्लियर। अल्ट्रा हाई कैपेसिटी जाएगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है ना आपका, देखिए मैंने लिखा ना अभी आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंडिकेटर का यूज कर रहा है, यहाँ पे वेरी लार्ज, तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई, चीजें ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इतना समझ में आ गया। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज का, यानी कौन सी लैंग्वेज पे ये सारे के सारे काम करते थे। तो इसकी जो लैंग्वेज जो थी ना आपकी, ये थे असेंबली लैंग्वेज पे, असेंबली लैंग्वेज पे ये काम करते थे। ये किस लैंग्वेज पे काम करेंगे, तो ये करते थे आपकी, एक तो लैंग्वेज है आपकी कोबोल, ये लैंग्वेज के नाम है जो मशीन की कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जिस पर हम काम करते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा जावा लैंग्वेज, जावा, C++, तो अभी हमारी जनरेशन में ये सारी, तो पहले हम असेंबली लैंग्वेज पे काम करते थे सारे कंप्यूटर, जो आपकी जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आज करते हैं ना, जावा में हम करते हैं, C++ पे करते हैं, पाइथन पे हम अभी करते हैं। तो इस प्रकार ये कोबोल, और एक लिख लिया फोरटोन करके थी, फोरटेन, ये नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट है, सारी के सारे पॉइंट्स कुछ भी कैसे भी करके पूछ सकता है। और एक लिख लीजिए आप इसमें एल्गोल,
एल्गोल। तो ये लैंग्वेज है इनकी, ठीक, क्लियर। कोबोल, फोर्टेन एंड एल्गोल, ये आपकी सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर हम आते थर्ड जनरेशन में, सी प्लस एंड सी प्लस प्लस, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं वर्तमान अपनी जो 1971 में हम क्या किस चीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज हो रही है, तो सी प्लस प्लस एंड जावा और पाइथन भी हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो ये सारी आपकी लैंग्वेज थी, और अभी तो चल ही रहा है, बाकी नई कोई लैंग्वेज आती है तो उसमें पता चलेगा आगे करके। तो इंपॉर्टेंट मेनली आपकी ये जो 4 जनरेशन है ना, यहीं से पूछे जाएंगे। फिर 5वीं जनरेशन में क्वेश्चन आए तो बस इतना रखता, हर चीज हाई होगी और एआई का यूज होगा, क्लियर। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा जब भी पूछेंगे ना प्रश्न, तो एक दूसरे से कंपेयर करके पूछ लेंगे, या डायरेक्ट कोई परिभाषा दे देंगे, या जोड़ी में कुछ ऐसी छोटी सी एक लाइन में, आधी लाइन में एक डेफिनेशन दे देंगे, फिर आपको उससे उसका संबंध करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेंगे आपके, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ इसके, इसका आदि आप एग्जाम्पल लिखेंगे। कुछ एक दो कंप्यूटर इस तरीके के नाम थे, यदि आप करना चाहें तो इसमें जैसे कि आपका आ जाएगा एडबेक, क्लियर, ये कंप्यूटर थे उस समय के, क्लियर, एडबेक। और इसकी एक लिस्ट अलग से हम नोट कर लेंगे, मैं आपको यहाँ नोट्स में दे दूंगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स के नाम दे दूंगा हर जनरेशन के, जिसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका IBM, इसके आ जाएगा, एक एग्जांपल अभी नोट कर लीजिए, IBM 7000 कुछ है, सॉरी 7094, सॉरी, ये हो गया इसका एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल बाकी में इसके और अलग से एग्जांपल निकाल के, और जो भी हम देख लेंगे, अगर कुछ PYQs में पूछे गए तो वहां से निकाल के मैं आपके नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, क्लियर। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये आप पढ़ लीजिए, बाकी PYQs लगाना बहुत ज्यादा, क्लियर। इसके अंतर्गत आते हैं IBM 360 सीरीज आती है इसके अंतर्गत, एक पूरी की पूरी। तो ये है आपका एक। फिर बात कर लेते हैं हम इसमें, तो इसमें तो बहुत सारी सीरीज है, अभी तो हम सुपर कंप्यूटर्स का समय आ गया है यहाँ से पूरा, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये था आपकी कंप्यूटर की सभी जनरेशन है, कुछ और फैक्ट, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। कुछ और अन्य जानकारी अगर मिलती है तो मैं वह भी बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। और इसमें हम मैग्नेटिक, इसमें आप लिख लीजिए मैग्नेटिक ड्रम्स का भी हम इसमें, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का हम इसमें यूज करते हैं। इसमें मैंने आपका एक एग्जांपल लिख दिया, यूनिबेक, एक और लिख लीजिएगा यूनिबेक, ये यूनिबेक है आपका, क्लियर। ट्रांजिस्टर, फोटोन, कोबोल तो हमने लैंग्वेज समझ ही लिए है उसमें। इसके यूज कहाँ किए जाते थे, तो इन सब का जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, इसका इस्तेमाल आप नोट करते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सारी चीजें नोट करते रहना, कहाँ यूज करते थे। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनका उपयोग मेनली गणना करने के लिए किया जाता था, सैन्य उपयोग के लिए इनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। कुछ व्यवहारिक डेटा उसको संरक्षित करने में, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। देन फिर उपयोग बढ़ गया, फिर आपका वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, फिर हम, क्योंकि जैसे जैसे बर्डन बढ़ता चला गया, क्योंकि वो प्रौद्योगिकी या वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजेबल थी हम सबके लिए, तो हमने उसमें बहुत ज्यादा अनुसंधान किए। फिर हम आते हैं ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ, तो फिर ट्रांजिस्टर का यूज करके इसकी हमने कैपेबिलिटी या क्षमता बढ़ा दी। तो इसके आधार पर फिर हमने सारी चीजें, तो इनका उपयोग कहाँ हो रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में इनका यूज हो रहा है, क्लियर। और ये तो फिर यहाँ से सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट लेकर आते हैं। तो जब आपके पास देखो कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्पीड आप ज्यादा देने लगते हैं, खास करके ये 4 जनरेशन में। हर एक चीज में, क्योंकि बिना किसी, ऐसा कोई कार्य नहीं है हमारे पास जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। हर एक चीज में टेक्नोलॉजी, चाहे वो प्रिंटर हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसमें भी हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, जितने भी प्रकार के, आज किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना कंप्यूटर के तो काम होता ही नहीं। विदिन हम घर में भी अपना सारा काम अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो, वो टेबलेट हो, छोटा टेबलेट, और उसको छोटा करके आपने टेबलेट बना दिया। बहुत सारे 12-12, 25-25 हजार में भी टेबलेट, अच्छे टेबलेट्स मिल जाते हैं जिनपे हम सारा का सारा अपना कार्य करते हैं। मोबाइल आपका, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, आपका सबसे अच्छा साथी, सबसे विश्वसनीय साथी, सबसे पसंदीदा साथी, जो आपको दुनिया से कनेक्ट करके रखता है, क्लियर। तो ये थी आपकी
मेन चीज आपको बस इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। मशीन इसकी मेन चीज आपको बस ये चार्ट याद रखना। मशीन लैंग्वेज कौन सी थी इसमें, मशीनी लैंग्वेज कौन सी थी इसकी, असेंबली, कोबॉल, फोर्टॉन, एल्गोल। यहाँ हम C++ एंड C++, यहाँ पे हम C++ और जावा जैसे कि पाइथन भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आकर, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आप देख इसके एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिसमें मिल जाएगा आपको इंटेल का। इसमें एक एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, इंटेल 4004, क्लियर। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया इंटेल का। IBM PC हो गया आपका। तो इसमें एग्जांपल के लिए आप जैसे कि अभी ले लीजिए गूगल डीप माइंड का एक एग्जांपल लिख लीजिए। ये गूगल डीप माइंड, ये एग्जांपल्स है ना कंप्यूटर के। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से आपको मिलेंगे, तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर से गूगल डीप माइंड हो गया आपका, IBM वाटसन हो गया, IBM वाटसन, क्लियर। तो ये 5वीं पीढ़ी के भी कंप्यूटर्स हो चुके हैं आपके। मैंने एक एक एग्जांपल, बाकी और मैं आपको जब नोट्स दूंगा ना आपको, तो उसमें और मैं सारे एग्जांपल दे दूंगा। मेन आपकी चीज बस इतनी है, ये सारी चीज अच्छे से याद हो जाए। पहला होमवर्क है ये। जब नेक्स्ट क्लास आएंगे ना हम, तो पुरानी चीजें मैं आपसे पूछता रहूंगा। क्यों? क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, कनेक्ट होती है, तब जाके आपके प्रश्न 100% सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहते हैं, या कुछ और फैक्ट देखना चाहेंगे आप बताएं। तो कुछ छोटे छोटे मैं फैक्ट लिखवा देता हूं, ताकि फिर हम कल से नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, है ना, कंप्यूटर्स का ही। चलिए जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना, है ना, और कमेंट जरूर करना, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहीं कुछ दिक्कत आती है, कुछ छूटा हो, तो हम उसको भी देख लेंगे अगली अपनी क्लास में। बाकी देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास कुछ भी ना छूटे। तो अगली में जो आपको कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ, है ना, वो फैक्ट आप अच्छे से याद रखना, क्लियर। हमने जनरेशन समझ ली है, क्लियर। अभी मैं आपको सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो आप सबको पता होगा, सुपर कंप्यूटर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर, बड़े बड़े सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है ये हमारा, ठीक है। याद रखना, कभी अगर आ भी जाए तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कोई कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो वहां आपको ये चीजें मदद करेंगी। यूज कहां होता है इन सब का, तो इन सब का यूज लगभग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में यूज होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो होता ही होता है, जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं। मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं हम इसका। IT सेक्टर्स में यूज होता है इनका। जो जितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसियां होती हैं, वह इन सब का यूज होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो बड़े सेक्टर्स होते हैं, जहां डाटा स्टोर करना होता है, कम्युनिकेशन करता होता है, टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा यूज होती है। जैसे कि यदि आप मान लीजिए आधार का, इतना बड़ा हमारा देश है, 140 से ऊपर पहुंच चुकी है हमारी पॉपुलेशन। अब इतने बड़े लोगों का आधार का डेटा कहाँ स्टोर करके रखेंगे, एक छोटे से मोबाइल में, छोटे से लैपटॉप में, छोटे से आप किसी भी डिवाइस में तो स्टोर नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए चौथी पीढ़ी का या फिर 5वीं पीढ़ी से उस टाइप का आपके लिए एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, क्लियर ना। तो उस सुपर कंप्यूटर्स में आप आपका डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको कैपेबिलिटी भी चाहिए। अगर आधार से अगर ऑथेंटिकेशन, अभी आप देखो कहीं भी आप जाओगे, आधार ऑथेंटिकेशन को बहुत ज्यादा अप्रोच किया जा रहा है उस प्रणाली को। तब उसके लिए आपके लिए स्पीड चाहिए पड़ेगी। अब जैसे ही आपने आपका फेस रिकॉग्नाइज किया वहां पे आपके डिवाइस से, तो वो जो मैच करेगा आपका जो सिस्टम, वो मैचिंग में यदि स्पीड नहीं होगी, वो मैच करने के लिए स्पीड स्लो होगी, तो कितना समय लगेगा। क्योंकि आप हर जगह आप आधार ऑथेंटिकेशन ले, फेस RID ऑथेंटिकेशन लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास स्पीड होना चाहिए, आपके पास वो डाटा स्टोर करने, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका फेस को मिसमैच या जो भी परिणाम आएगा वो तुरंत आपकी डिस्प्ले पे दे सके। तो उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, क्लियर। ये कैसा दिखता है सब बता दूंगा, निश्चिंत रहे। समझ में आ गया इतना मेरे साथ सुपर कंप्यूटर की। और ये छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बड़े कमरे होते हैं, हॉल होते हैं, उनके अंदर ये स्टोर किए जाते हैं बढ़िया प्लेट्स में। इनको जो जितने भी आपके हार्ड डिवाइस होते हैं उन सबको कनेक्ट करके एक दूसरे से एक विशाल प्रोग्राम इससे सेट किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। अब देखते हैं हम पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो कभी कभी कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं ना, तो हम भी देख लेते हैं कुछ कुछ फैक्ट, ठीक है ना।
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं हम। पहला, प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था, नोट कर लीजिए। पहला सुपर कंप्यूटर आपका बना था कब, सॉरी, कौन सा सुपर कंप्यूटर आपका पहला बना था, तो ये था आपका सीडीसी 6600, ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। क्लियर। और फैक्ट दिखा देता हूं आपको, नोट करते जाना, जल्दी जल्दी फैक्ट लिख लेते हैं, कुछ आपके लिए जानकारी रहेगी ताकि। अब हम आते हैं अपने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, किस किस को याद है वो कमेंट में बताना, जिसको याद नहीं है वो नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यदि भारत के हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वो था हमारा परम 800। परम 800 हमारे हिंदुस्तान का पहला सुपर कंप्यूटर था। कौन सा था विद्यार्थियों या दोस्तों जो भी, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। नोट कर लीजिए, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1991 में। कहां पर स्थापित है अभी ये, कहां से है इसका, IITM पुणे, यहां पे ये कार्य करता है। हमारा ये पहला जो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। सेकंड आते हैं हम, अगले बिंदु पर हम आते हैं। अब लेकिन ये जो हमने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था ना, ये हमारा स्वदेशी नहीं था, इसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजीज विदेशों से ली थी, कई देशों जो उस तकनीक में उन्नत राष्ट्र से, वहां से हमने वो टेक्नोलॉजी लेकर कुछ हमने अपने हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे टेक्नोलॉजी से, उनके सहयोग से हमने अपना ये परम 800 1991 में अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, क्योंकि अमेरिका ने हमको सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से देने से मना कर दिया था। क्लियर। इसके पीछे एक स्टोरी है, किसी दिन काम की नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूं, लेकिन किसी दिन चर्चा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु भारत का यानी इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया या स्वदेशी, ये पूछा जाता है प्रश्न, बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताइए। तो जिसको पता हो वो कमेंट में लिखेंगे, और जिसको नहीं पता वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि याद तभी तो होंगे। तो पहला हमारा जो सुपर कंप्यूटर था वह था परम शिवाय, नोट कर लीजिए, परम शिवाय। तो ये था आपका पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर्स। कब बना था ये, तो इसका निर्माण हुआ था 2019 में, ये डेट याद रखना अच्छे से, ठीक है। किसकी सरकार थी ये भी देख लेना, अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कहां स्थापित है, IIT BHU, IIT BHU में, IIT BHU। क्लियर, इतना नोट कर लिया आपने। अब हम चलते हैं विश्व का अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। यदि क्रोनोलॉजी में यदि कुछ कंप्यूटर के नाम दिए जाते हैं मान लीजिए में से, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नों को हम कैसे हल कर पाएंगे। तो विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट, देखिए ये ना एक नहीं हो सकता, ये चेंज होता रहता, हो सकता है जब तक आप एग्जाम देंगे तो कोई दूसरा सुपर कंप्यूटर फास्ट बन जाएगा। अभी जो है वो है यूएसए का एक कंप्यूटर है, उसका नाम मैं लिखवा देता हूँ। अभी वर्तमान में 2025 की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यूएसए का एक कंप्यूटर है जिसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, एल कैपिटन, एल कैपिटन। स्थापित कहां पर है, यूएसए में ये स्थापित है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और अब हम बात करते हैं भारत का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। अब भारत की भी तो बात कर ली है ना, विश्व का तो ये हो गया, अब भारत का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो ये देख लीजिए, भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नोट कीजिए, ऐरावत। इसका नाम क्या है विद्यार्थियों, ऐरावत। ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है, अभी तो ये ऐरावत ही है, चेंज भी हो सकता है भारत
आप एग्जाम दे कोई दूसरा, लेकिन ये थोड़ा करंट हम इसमें देख लेंगे और लास्ट में अंत में। तो एरावत कहाँ पर स्थापित है ये देख लीजिए आप इसको। ये सीडेक पुणे में स्थापित है। कहां पर है विद्यार्थियों? सीडेक पुणे, पुणे पुणे में यह स्थापित है। सीडेक पुणे में आपका यह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एरावत स्थापित, अभी ये सबसे फास्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ सुपर कंप्यूटर की जो गति है। अब मैं आपसे बात करूं कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर इंडिया का एरावत है, वर्ल्ड का अभी एल कैपिटल है। अब ये कैसे मापे जाते हैं? तो ये ना इसकी स्पीड के आधार पर हम नापते हैं। किसके आधार पर? स्पीड को किस में नापते हैं? तो स्पीड को नापते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स समझ में आ रहा है? यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकेंड। फुल फॉर्म लिखवा दूं क्या आपको? हाँ, एक और चीज, जितनी भी मैं फुल फॉर्म लिखा रहा हूं ना, फुल फॉर्म लिखते जाना, फुल फॉर्म भी पूछते हैं। बिल्कुल, अब जैसे कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है और आने वाले समय में पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल लिख लीजिए आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नोट कर ला है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये नोट कर लीजिए। ये अलग से एक पेज बना लेना, 2-3-4 पेज के लिए जगह छोड़ के। वहां जितनी भी मैं आपके लिए फुल फॉर्म्स लिखाते जाऊं या हिंदी इंग्लिश से कुछ वर्ड्स लिखाते जाऊं, उनको आपको नोट करते जाना है। बाकी चीजें जो जैसे लिखवा रहा हूं सारी की सारी ए टू जेड चीजें आपके पास नोटबुक में लिखा होनी चाहिए। और बाकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड ये आपके फुल फॉर्म हो गई। यदि कोई प्रश्न पूछे जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस चीज में मापा जाता है, गति को किस चीज में मापा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉप्स। अब ये हेक्साफ्लॉप्स भी हो सकता है, पेटाफ्लॉप्स में भी मापा जा सकता है। ये अलग अलग इसके मापन की विधियां होती है। जब हम मेमोरी यूनिट्स पढ़ेंगे तो हेक्सा, पेटा, डेसिमल, ये सारी चीजों को और अच्छे से, एमबी, केबी, जीबी, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब मैं आपको बता दूं हमारे भारत का जो सुपर कंप्यूटर्स थे, है ना, चलिए एक थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। इतना नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट करना, आगे मैं बढ़ा रहा हूं ना। देखिए, हमारे भारत में जो हमने एक मिशन लॉन्च किया था इसमें अंतर्गत, क्लियर, जिसका हम बोलते हैं एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। ये नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। क्लियर। कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। याद रखना, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत हम अपन, इसी मिशन के अंतर्गत हम भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संस्थान इसमें सहयोग करती हैं या कौन कौन सी संस्थान इससे जुड़े हुए हैं जो ये सारे देखती हैं, तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। पहली जो है, इसके लिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी आप कह सकते हैं इसको, या फिर आईटी कह लीजिए, डायरेक्ट आईटी। यानी कि तो ये आपकी जो ये मंत्रालय आपका है ना, ये इस मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन संचालित किया गया था आपका। इसके साथ में और भी था, इसके साथ में एक था आपका डीएसटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक था आपका इसमें डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। ये नोट कर लेना अच्छे से, पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म भी पूछे जा सकती है। डीएसटी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपके पास, सीडेक की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो ये सारी चीज समझना, मैं भी लिखवा देता हूँ। अब इसका मैनेजमेंट कौन करता है ये देख लेते हैं। प्रबंधन,
इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? इसका मैनेजमेंट जो करेगा वो भी लिख लीजिए। कौन कौन सी संस्था इनका मैनेजमेंट देखती है? एक आपकी देखती है IISc बैंगलोर, ठीक है, और इसके साथ में आपके पास आ जाएगा सी एंड डेक। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लेना, पूछी गई है, पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप नोट करेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ये अच्छे से नोट करते जाना, फुल फॉर्म्स वाले पेज पे भी लिख लेना और यहाँ पे भी लिख लेना। हमारा जो मिशन है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं सुपर कंप्यूटर वाले चैप्टर से आपके पास, ठीक है, ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ये इसीलिए आपके पास ये डिपार्टमेंट बनाया गया कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स के लिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था हमारे लिए। तो ये सारी चीजें अच्छे से आप नोट कर लेना। कल हम कंप्यूटर के टाइप्स समझ लेंगे, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और कोशिश करेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंच जाएंगे कल। तो आज की ये पहली क्लास थी, क्लास नंबर 1 आपकी। बैच का नाम अच्छे से याद कर लेना, उदय पथ के साथ उदय करेंगे और यूजीसी नेट पेपर 1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आईसीटी की आपकी पहली क्लास थी आज की। जहां समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत आती तो क्लास को डबल से भी देख लीजिएगा आप, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है समझने में भाषा को लेके या फैक्ट्स को लेके, तो हम जुड़ने वाले हैं। अभी मैं लाइव नहीं आ सकता, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसे ही लाइव आने की सुविधा हमको मिलती है, हम सीधे लाइव आएंगे, तो सीधे हम लाइव आएंगे तो मैं सीधे आपसे आपके प्रश्न उत्तर भी तुरंत आपके देख सकता हूँ, तुरंत जवाब भी दे सकता हूँ, तो आपको वहीं के वहीं चीजें समझा भी सकते। तो आज की क्लास के यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब मेहनत करके साथ पढ़ते रहें। जय हिंद।